नमस्कार। मार्च महीने के धन की बात में आपको स्वागत करता हूँ। पिछले महीने आपको याद होगा हमने बजट के ऊपर फोकस किया था और देखा है हमने कि कैसे मार्केट ने बजट को तालियां से स्वागत किया है। तो अब उसके बाद 1 महीना हो चुका है, तो मार्केट की हालत अभी भी मजबूत है, पर आने वाले दिन कैसे लगेंगे और इकोनॉमी की हालत क्या है, उसके ऊपर आज थोड़ा हम फोकस करेंगे, राइट? तो शुरुआत कर लेता हूँ पहले कि बजट के बारे में खास चीज़ बहुत है। मेनली जो चीज़ बजट के बारे में खास मैं बाद में बताता हूँ, बट प्राइमा फेसी आप देखें तो बजट के 1 हफ्ते पहले बहुत एक झंझट थी। सब में एक कंफ्यूजन था कि क्या ये बजट में टैक्स बढ़ाने वाले हैं, क्या ये बजट में खर्चा नहीं करेंगे गवर्नमेंट, क्योंकि डर के मारे, क्योंकि जीडीपी की ग्रोथ गिर गई है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू गिर गई है, तो फिस्कल डेफिसिट से डरते हुए क्या गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी कि नहीं, ऐसी एक डाउट खास करके फॉरेन इन्वेस्टर में ये डाउट आ गया था और डोमेस्टिक में तो जरूर था। तो उस हालत में मार्केट में जो करेक्शन हो रहा था बजट के पहले, और जब बजट आई तो हेडलाइन क्या थी कि इसमें डिसलाइक करने वाली चीज बहुत कम थी। यानी कोई भी जो डर था वो फुलफिल नहीं हुआ, राइट? तो वो मेन एक चीज। सेकंड चीज बजट के बारे में अच्छी चीज थी कि जो भी खर्चा गवर्नमेंट कर रही थी, क्योंकि बोल्डली उन्होंने 7% करीबन तक उन्होंने फिस्कल डेफिसिट लेने की प्रोजेक्शन कर दिया है, यानी खर्चा के लिए थोड़ा रूम क्रिएट किया। मगर उस खर्चे को उसने रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने क्या, गवर्नमेंट की सैलरी, इंटरेस्ट पेमेंट, फार्म लोन की वेवर, ऐसी चीजों पे ना करते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान दिया। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग कैपेक्स साइकिल हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस टेबल में देखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने दिखाया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या होता है, और राइट हैंड साइड में कैपिटल एक्सपेंडिचर का। और 3-4 दिग्गज इंस्टीट्यूशन के जो कहना है उनके बारे में, रेवेन्यू और कैपेक्स के बारे में मैंने लिखा है। एक पहली चीज है आईएमएफ, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी करके एक इंस्टीट्यूशन है, और फिर आरबीआई। तो देख लीजिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में अगर रेवेन्यू पे खर्चा होता है 1 रुपया, तो क्या होता है कि वो आधा रुपया बन जाता है 4 या 5 क्वार्टर में, यानी ऐसे डिसिपेट हो जाता है। वेरएस कैपिटल में 1 रुपया खर्चा किया तो उसका इफेक्ट ना ही एक से बढ़कर है, मगर 16 क्वार्टर तक उसकी इफेक्ट रहती है। कितना बेहतर होता है देखिए आरबीआई की एनालिसिस देखिए, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक एक साल के बाद ही 1/3 तक गिर जाता है उसका इफेक्ट, वेरएस कैपिटल एक्सपेंडिचर का 1.29 का इफेक्ट है, मगर बढ़ते 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 3.5 तक चौथी साल में पहुंचती है जीडीपी के ऊपर उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो देख लीजिए आप कैपेक्स और रेवेन्यू में कितना जमीन आसमान का फर्क है इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन द जीडीपी। इसलिए इस बजट में उन्हें 5.5 लाख करोड़ कैपेक्स में खर्चा करने का, तो एक 1.25 लाख करोड़ पिछले साल से ज्यादा था। इसलिए मार्केट ने, इकोनॉमिस्ट ने, फॉरेनर्स ने, रेटिंग एजेंट्स ने, सब ने इसको वेलकम किया और तालियों से इसका स्वागत। राइट? तो वो थी बजट की बात जिससे मार्केट को एक बढ़त मिली। तो इकोनॉमिकली क्या हो रहा है ग्राउंड लाइन पे? अब रोज अखबार पढ़ते होंगे, टीवी चैनल में देख रहे हैं कि अच्छी खबर है। खबर अच्छी है तो कैसी? तो पहले देखिए जीडीपी का। जीडीपी में 3 भाग होते हैं: प्राइवेट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन, जो आप और मैं खरीदारी करते हैं मार्केट में, गवर्नमेंट की खरीदारी, और तीसरी है कैपिटल का जो क्रिएशन होता है प्राइवेट सेक्टर के थ्रू और गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये लास्ट क्वार्टर में, ये पिछले 4-5-6 क्वार्टर से हमने ट्रैक किया है। और लास्ट क्वार्टर पहली लाइन है, उसमें देखिए कि क्या दिख रहा है आपको कि ओवरऑल जीडीपी की बढ़त ये तीसरे क्वार्टर में 0.4% पॉजिटिव निकली। बाद में स्लाइड में दिखाऊंगा मैं। सभी का एक्सपेक्टेशन था कि इस क्वार्टर, यानी ये थर्ड क्वार्टर, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला क्वार्टर में एक्चुअली जीडीपी -2.2 होगी। अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ -2.2 नंबर आई +4.4, यानी 2.6 का डिफरेंस। कहां से आया ये डिफरेंस? कैपिटल फॉर्मेशन का +2.1, और फाइनल प्राइवेट कंजम्पशन और गवर्नमेंट कंजम्पशन नेगेटिव रहे, वो इतना नेगेटिव नहीं जितना उम्मीद किया जाता था। तो वो पहली बात। अभी ग्राफ में मैं ये सब बताता हूँ आपको। फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों 4.5% की गिरावट। पहले उम्मीद थी कि गिरावट और ज्यादा होगी, कम हुई। तो इसको, यही चीज को बताने के लिए मैंने ब्रेकअप कर दिया है, मगर ये ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसमें आसानी से देखें आप। तो पहला है प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन, देखिए 5% की बढ़त। फिर ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनेंशियल कंजम्पशन
2.5% की बढ़त। फिर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में 3.2%। फिर देखिए आप, और एक्सपोर्ट्स देखिए और इंपोर्ट्स देखिए, राइट। तो ये जो प्रोग्रेशन है इंडियन इकोनॉमी सबसे बढ़िया, ज्यादा फास्ट रिकवर हो रही है। जो इकोनॉमिस्ट और मार्केट पार्टिसिपेंट्स उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे बेहतर उसकी परफॉर्मेंस आ रही है, राइट। तो ये आपको प्राइवेट कंजम्पशन में ग्राफ के जरिए से, वो बार ग्राफ था, ये लाइन ग्राफ है जहाँ पे आप वी शेप रिकवरी आसानी से देख सकते हैं। और सेम थिंग इन टर्म्स ऑफ वाई ओ वाई, 26% नेगेटिव थी, फिर 11% नेगेटिव, इस क्वार्टर में खाली 2% नेगेटिव, राइट। गवर्नमेंट कंजम्पशन भी 24% नेगेटिव से अब 1% नेगेटिव में पहुंची है। और कैपिटल फॉर्मेशन भी आपको एक वी शेप रिकवरी बनाते हुए आप देख पा रहे हैं, राइट। तो रियल कैपिटल फॉर्मेशन यानी इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में भी देखिए, रियल कैपिटल फॉर्मेशन आज पॉजिटिव टेरिटरी में, 2.1 पॉजिटिव, 47% नेगेटिव थी अप्रैल में जून के क्वार्टर में। तो जितना छलांग लगाया देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्रिएशन, राइट। तो अब और एक तरीका है जीडीपी को देखने का, एक था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के जरिए, दूसरी है सेक्टर के जरिए। यहाँ पे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड का नंबर लेंगे, जीडीपी को इक्विवेलेंट नंबर है वो। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेक्टर में 3 सेक्टर होते हैं देश में, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर Q1 में सभी नेगेटिव में थे, Q2 में थोड़ा कम नेगेटिव, और इस क्वार्टर में 2 क्षेत्र पॉजिटिव में आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्टरल ग्रोथ, राइट। कौन सी ऐसी चीज है, तो ये देखिए सेम ग्रॉस वैल्यू एडेड 1% पॉजिटिव है, पहला कॉलम देख लीजिए आप। तो एग्रीकल्चर का 3.9 पॉजिटिव था, इंडस्ट्री का 2.7 पॉजिटिव था, सर्विसेज का -1, क्योंकि लॉकडाउन से अभी धीरे धीरे निकल रहा है। तो कोर जीवीए आप देखें 0.7% पॉजिटिव में है, राइट। तो इसके अंदर आप सेगमेंट यहाँ पे मैंने इंडिविजुअली दिखाया, उसको बार ग्राफ के जरिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो कौन सा है बेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, ट्रेड होटल्स, यहाँ पे देखिए टेबल में, ट्रेड होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल। सो सर्विसेज के अंदर फाइनेंस, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज, यही है जो पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रही है। और फिर बाकी की देखिए, माइनिंग एंड क्वारिंग नेगेटिव है, मगर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और सप्लाई, कंजप्शन, तीनों पॉजिटिव टेरिटरी में बदल चुके हैं, जैसे इस ग्राफ में आपको दिख रहा है, राइट। तो कंस्ट्रक्शन की वैल्यू एड इन्फ्लेशन से ज्यादा कंस्ट्रक्शन की बढ़त दिखी है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन से ज्यादा, क्योंकि नॉर्मली इन्फ्लेशन से एक वेजेस और ये इन्फ्लेशन के साथ बढ़ती है, तो इन्फ्लेशन के साथ बढ़त है तो कुछ खास नहीं होती है, मगर इन्फ्लेशन से बेहतर बढ़त है तो डेफिनेटली एक वैल्यू एडिशन हो रही है इकोनॉमी में, कंस्ट्रक्शन होती है। अग्री की स्टोरी तो आपको पता है, क्योंकि रबी की हार्वेस्ट और खरीफ की हार्वेस्ट दोनों अच्छी निकली, मानसून अच्छा होने के कारण, तो नेचुरली एग्रीकल्चर में भी कुछ 4% की जीडीपी ग्रोथ दिखाया है, राइट। तो ओवरऑल आप देखिए कोर जीवीए जो भयंकर नेगेटिव 30% नेगेटिव पे गया था, वो अभी +0.7 पे आ पहुंची है। तो वी शेप आपको साफ सामने दिख रही है, राइट। और कुछ सेक्टर यहाँ पे डिटेल में आपको इसको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, खाली कलर को नोट कीजिए। मैंने दिसंबर 2018 से आज तक कैपिटल गुड्स सेक्टर पहले देखिए, तो लास्ट में देखिए कलर का कोऑर्डिनेशन तो है, ग्रीन माने बहुत पॉजिटिव, लाइट ग्रीन माने लेस पॉजिटिव, येलो माने न्यूट्रल, रेड माने नेगेटिव, पिछले क्वार्टर के माफिक। तो जून क्वार्टर में सभी लाल कलर में थे ना, अब दिसंबर में देखिए सभी हरे निशान में आ गए। कौन से सेक्टर, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, हाउसिंग रिलेटेड, एग्री रिलेटेड और अदर्स, देखिए सब ग्रीन में पहुंच गए हैं। और एक प्राइमरी गुड्स, जैसे जमीन से निकालते हैं उगाड़ के, कोक, कोक मनी कोल के अंदर जो जाता है, एविएशन फ्यूल, डीजल, फर्नेस ऑयल, देखिए यहाँ पर इसमें भी 2-3 चीज ग्रीन में आप पहुंचे, बाकी सब लाइट पिंक, और एक ही चीज आपको रेड में है, एविएशन फ्यूल, क्योंकि वो सेक्टर अभी बढ़ रहा है, राइट। और तीसरा कैपिटल गुड्स के अंदर ढेर सारे, करीबन 50 सब सेक्टर है। मेरा ये मानना है कि खाली आप कलर देखिए, लास्ट कॉलम में देखिए कलर 90% आपको सब स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर में दिख रहे हैं कि नहीं, यानी ओवरऑल कैपिटल गुड्स सेक्टर में बहुत अच्छा एक बाउंस बैक आपको दिख रहा है, क्योंकि जून क्वार्टर में देखिए सभी लाल निशान। तो इकोनॉमी की मजबूत रिकवरी के बारे में कुछ डाउट नहीं होना चाहिए किसी के मन में। और ये है इंफ्रास्ट्रक्चर की ब्रेकअप, यहाँ पे भी देखिए दिसंबर क्वार्टर में ब्रेकअप ऑफ वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर आइटम्स का सब हरे निशान में सामने पेश हो रहे हैं, राइट। तो
इसके अलावा कुछ और ट्रैकर्स हैं जो हम कहते हैं शॉर्ट फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, यानी हर महीने हर हफ्ते इसको ट्रैक करने वाले जीएसटी कलेक्शन। हर महीने 1 लाख करोड़ को पार करके इस महीने का डेटा, ये जनवरी तक है, फरवरी का डेटा भी आपने देखा होगा कि 1 लाख से बेहतर, तो जीएसटी का कलेक्शन अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट वापस इसके पहले, लॉकडाउन के पहले जो स्थिति थी उस पर आप पहुंची है। फिर एक्सपोर्ट्स, जीएसटी कलेक्शन तो देख लिया हमने, टू व्हीलर सेल्स, पैसेंजर व्हीकल, पावर डिमांड, रेल फ्रेट, सब आपको एक वी शेप रिकवरी में शामिल है। तो ओवरऑल जेफरीज ने एक इकोनॉमिक रिकवरी इंडेक्स जो बनाया है, उसमें देखिए सभी फैक्टर्स को कुल मिला के देखते हैं तो करीबन 100% यानी इकोनॉमी प्री कोविड लेवल पे आ पहुंची है ओवरऑल। ये अच्छी है, इसको सपोर्ट कर रही थी आरबीआई, तो वो एक एंगल हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आरबीआई ने एक तरफ 6-8 लाख करोड़ की लिक्विडिटी पंपिंग की, 6 लाख करोड़ बैंकिंग सिस्टम को और 2 लाख करोड़ एनबीएफसी को और बाकी लोगों को, उसके साथ उन्होंने रेट कट भी किया, इतना तक कि आज कॉर्पोरेट 3 मंथ सीपी उनको नेगेटिव रेट में, रियल रेट में मिल रहे हैं, यानी इन्फ्लेशन 4% है, उनको मिल रही है 3%। तो रियल रेट नेगेटिव करवा दिया आरबीआई ने, बहुत सस्ता पैसा और बहुत ज्यादा पैसा इकोनॉमी में सपोर्ट कर दिया गवर्नमेंट की एक्शन को। इसके अलावा जो एनपीए का डर था, क्योंकि मॉरेटोरियम एक दिया गया, फिर दूसरा था, फिर क्या तीसरा मॉरेटोरियम, क्योंकि मॉरेटोरियम में क्या होता है कि जो एनपीए होना था उसको नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो मार्केट में एक डरावट आ गई थी बैंकिंग सेक्टर के बारे में, अरे ये मॉरेटोरियम देखे देखे एक ना एक दिन पैसा देना पड़ेगा किसी को, तो तब वाट लग जाएगी, इसलिए बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बहुत दबाव आई थी स्टॉक मार्केट में, आपको भी याद होगा। मगर आरबीआई ने क्या किया कि तीसरा मॉरेटोरियम ना करते हुए उन्होंने अपना एक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान, कामत केवी कामत सर के अंडर एक कमेटी फॉर्म करके एक रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क, जहां पे अच्छी कंपनियां, जो पुरानी एनपीए थी तो वो तो एनपीए रहेगी, पर अच्छी कंपनियां यानी रेटेड कंपनियां समझिए आप, 66% को लाभ मिलने वाली एक रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क, जहां पे आज जो पैसा देना है उसके लिए 3 साल 5 साल का टाइम दे दिया, मोहलत दे दिया, ताकि आप धीरे धीरे उसको वापस दे दें, तो जो एनपीए भरने का डर था वो चले गया, और ये कंपनियों के बेनिफिट है और बैंकों के भी ये बेनिफिट है, और बैंक्स ने भी अपनी बिजनेस अच्छी मैनेज किया है इस स्ट्रेस टाइम में। देखिए यहाँ पर ब्लू लाइन में है दिसंबर 19 में जो प्रोविजन उन्होंने किया था, और सितंबर में हर बैंक ने, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इंडसइंड, देखिए उन्होंने अपना प्रोविजन बढ़ा दिया था स्ट्रेस एक्सपेक्टेशन। तो प्रोविजन बढ़ाने से क्या होता है, उस क्वार्टर का ईपीएस गिरता है, मगर फ्यूचर में जब एनपीए ना होती है तो प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट हो जाती है। तो ये कॉशियस स्टेप बैंकों ने लिया कि अपना सब लोगों ने प्रोविजन बढ़ाते हुए करंट प्रॉफिट को दबा दिया, तो करंट प्रॉफिट को देखते बैंकिंग स्टॉक भी गिर गए, मगर ये फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बढ़िया चीज है। तो कोविड के कारण भी प्रोविजन उतने ज्यादा नहीं थे, खाली बंधन बैंक का 2.5% के ऊपर था, बाकी सभी बैंक के शायद 0.3% एसबीआई का लोएस्ट था, और बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक का 1.2 टू 1.5 के लेवल पे था। तो कोविड का भी उतना प्रोविजन नहीं करना पड़ा जितना पहले डर था, राइट। और उनकी ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी भी इस लॉकडाउन के कारण ज्यादा कुछ असर नहीं आया। करीबन सभी बैंक का देखिए 96, 94, 95, खाली बंधन बैंक का क्योंकि उनका बहुत रिटेल बिजनेस है, बाकी सभी का 94, 95 से बेहतर कलेक्शन एफिशिएंसी रहा है। तो बैंकों की बिजनेस मॉडल ज्यादातर मजबूत रही है, आरबीआई के सपोर्ट भी उसको मिली है, राइट। तो अब ये सब चीज देखते हुए आने वाले दिन की बात करें तो मानना है कि पूरे वर्ल्ड की कंपैरिजन में साउथ कोरिया और इंडिया सबसे तेजी से पुराने जीडीपी यानी 2019 की जो जीडीपी, एब्सोल्यूट जीडीपी लेवल 2 लाख करोड़ की जो जीडीपी, 200 लाख करोड़ की जीडीपी लेवल पहुंचने में हमें लगेगा 9 महीने, और साउथ कोरिया को लगेगा 7 महीने, यानी वर्ल्ड की 2 फास्टेस्ट कंट्रीज रिकवरी में इंडिया और साउथ कोरिया शामिल है। इसलिए आप देख रहे हैं इसके एफआईआईज को भी इंडिया में निवेश करने में एक कंफर्ट मिल रही है। तो इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्शन राइजिंग ट्रेंड पे है, और ये ग्राफ मैंने डेलिबरेटली अपडेट नहीं किया क्योंकि दिखाने के लिए कि देखिए 24% नेगेटिव था फर्स्ट क्वार्टर में, 7.5% नेगेटिव नेक्स्ट क्वार्टर में है, जब 9.5% की उम्मीद थी, 7.5 अगले क्वार्टर में 2.7 नेगेटिव की उम्मीद थी, बट एक्चुअल निकला 0.4% पॉजिटिव। तो ये ग्राफ और शार्प वी बन रहा है, और आने वाले क्वार्टर में भी आप वो शार्प वी को मेंटेन देखेंगे। तो 17% आपको दिख रहा है अगले क्वार्टर में, उसका कारण है कि सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में 24% नेगेटिव था, तो बेस गिर गई तो नेचुरली ग्रोथ बहुत जबरदस्त दिखेगी। तो
अप्रैल में जून क्वार्टर में 17 to 20% जीडीपी ग्रोथ आपको वाई ओवर दिखेगा, तो समझिए मार्केट की हालत क्या होगी उस समय। बट ओवरऑल उस साल के लिए करीबन 9% की जीडीपी ग्रोथ उम्मीद है। मेरा कॉन्फिडेंस है कि ये 9 को पार करते हुए 10 तक भी पहुंच सकता है 21-22 साल में, राइट। इसके साथ मेडिकल साइड में भी हमारी कंट्रोल बहुत बढ़िया रही है और हमारी फेटालिटी रेट गिरती जा रही है और रिकवरी बढ़ती रही है। यस, मानते हैं कि केरल, महाराष्ट्र, यहाँ पे थोड़ा सेकेंड वेव बढ़ रहा है, मगर ये एक रिस्क फैक्टर है। बट अभी तक हमारी मैनेजमेंट, अभी वैक्सीन की रोल आउट भी हो गई, जनरल पब्लिक को भी शुरू हो गई, तो हमने मानना पड़ेगा कि बाकी फॉरेन कंट्रीज के माफिक हमारे देश में हमने इस कोविड क्राइसिस को मेडिकल साइड पर अच्छी तरह से कंट्रोल किया है, राइट। तो ये थी जो नियर टर्म बात, ये मैंने अभी तक की जीडीपी ग्रोथ दिखाई, फिर नियर टर्म में क्या पॉजिटिव निकले दिख रहा है, और थोड़ा एक लॉन्ग टर्म दिशा निकले, क्योंकि मार्केट के पार्टिसिपेंट सभी खाली शॉर्ट टर्म में नहीं निवेश करते, लॉन्ग टर्म आउटलुक भी लेते हैं ना। तो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए स्ट्रक्चरल पॉजिटिव तीन है। कौन से तीन सेक्टर जहां पे स्ट्रक्चरल पॉजिटिविटी है? एक हाउसिंग सेक्टर, दूसरा पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, और तीसरा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये तीन स्ट्रक्चरल पॉजिटिव मैं अभी थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो पहली चीज है हाउसिंग। हाउसिंग को बहुत बढ़िया बूस्ट मिल रहा है, क्योंकि समरी में देखिए कि करीबन 2003-4 में हमारी जो अफोर्डेबिलिटी थी रेशियो हाउसिंग की, यानी 27-28%, यानी तनख्वाह में खाली 27-28% एलोकेट करके आप एक डिसेंट घर खरीद सकते हैं। फिर वो गया 58, फिर 50 के करीब था, अब वापस गिरते हुए 27 पे आ गया है। क्यों ये गिरावट? क्योंकि कुछ स्टेट्स में स्टैंप ड्यूटी जैसे महाराष्ट्र में कट किया है, कहीं पे आप देख रहे हैं रियल एस्टेट प्राइसेस थोड़ी स्टेबल हो गई, कहीं पे थोड़ी इनकम बढ़ गई है, और रेट्स कल भी स्टेट बैंक ने अनाउंस किया 6.7% की हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट रेट, तो रेट्स भी गिर रहे हैं। तो ये तीनों को हम कुल मिला के देखेंगे तो क्या हुआ, जो बात मैंने कही ना, 28-29% अफोर्डेबिलिटी और प्रॉपर्टी प्राइस टू इनकम रेशियो, पहले 6 गुना खरीद सकते थे प्रॉपर्टी, आपके इनकम, प्रॉपर्टी प्राइस टू इनकम, आज खाली 4 गुना की आपको एक एडवांटेज मिल रही है। प्रॉपर्टी प्राइसेस गिरने के कारण, आपकी इनकम बढ़ने के कारण ये रेशियो गिर गए। और ये सेल्फ ओन्ड हाउसेस के लिए भी सही, रेंट देने वाले हाउसिंग के लिए भी, तीसरा घर, चौथा घर अगर आप खरीद रहे हैं तो क्या हुआ, आपको इंटरेस्ट जो लेते हैं आप उसमें टैक्स कट मिलता है आपको, और आपको रेंटल यील्ड भी मिलता है। तो जो गैप था ना, जो इसके पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट जो आपसे देते हैं और इनकम आपको आता है, तो गैप था करीबन 7% 2012 में, आज वो गैप गिर गया है खाली 3%। यानी आपने तनख्वाह से, अपनी इनकम से आपने खाली 3% और डाल दिया महीने महीने में, तो आप एक और घर खरीद सकते हैं। और आने वाले दिन में जैसे प्रॉपर्टी प्राइस वापस बढ़ने लगेगी, ये 3 गिर के 2.5, फिर 2, फिर 1, फिर पॉजिटिव में भी बढ़ सकती है। तो लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी बाइंग के लिए माहौल अभी बहुत बढ़िया है और बहुत ठीक है। और इसका इम्पोर्टेंस इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण होता है। किस किस सेक्टर को, किस किस कंपनी को इसका बेनिफिट मिलेगा? नेचुरली प्रॉपर्टी कंपनीज को तो बेनिफिट मिलेगा, रियल एस्टेट कंपनीज को। सेकंड, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनकी बिजनेस बढ़ेगी जैसे लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। फिर सीमेंट, स्टील, वुड, राइट, पीवीसी पाइप्स, पेंट, सैनिटरी वेयर, फ्लोर टाइल्स, कॉपर और एल्यूमिनियम जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में जाते हैं, ढेर सारे करीबन 8 से 10 इंडस्ट्रीज को ये हाउसिंग बूम से बेनिफिट आएगा। तो सोच लीजिए इकोनॉमी में, जीडीपी के ऊपर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी हाईएस्ट एम्प्लॉयर है, तो ओवरऑल इकोनॉमी में हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट देने से आप देख रहे हैं कि कई 8-10 सेक्टर को एक पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत मजबूत है। तो ये एक स्ट्रक्चरल ड्राइवर है इंडिया के लिए। नेक्स्ट, पीएलआई। पीएलआई माने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। क्या स्कीम है ये? तो ये स्कीम ये है कि कोई भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस में अगर कोई बिजनेस सेटअप करता है, खास करके फॉरेनर, क्योंकि टेक्नोलॉजी ये सब उनके पास है, और खास करके जो लोग आज फॉरेन में, चाइना में मैन्युफैक्चर करके अपना माल उठा रहे हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया में, क्योंकि हमारे पास लेबर भी है, हमारे पास लैंड भी है, तो उसके अलावा गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ
इनिशिएटिव ले, मैं बाद में बताता हूँ। अगर ये स्पेसिफिक स्कीम क्या है, जो मेक इन इंडिया स्कीम थी, वो ज्यादा टेक ऑफ नहीं हुई ना, तो इसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक सेक्टर आइडेंटिफाई करके क्या बता रहे हैं कि अब समझिए कि एक कार मैन्युफैक्चरर, कार ऑटो ऑटो राइट, कार मैन्युफैक्चर, तो क्या होता है कि आप ग्राउंड से आयरन ओर को निकाल के स्टील में बना के फिर स्टील को लेके कार बनाएंगे ना, तो वो आयरन ओर जो उठाते हैं उसको छोड़िए, क्योंकि वो जमीन पे पड़ा है, आप उसको निकाल रहे हैं। मगर उसके बाद जो आयरन ओर को आप स्टील में कन्वर्ट करते हैं, फिर स्टील को आप गाड़ी में कन्वर्ट करते हैं, उसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। यानी 10 रुपए की आयरन ओर है तो 40 रुपए की कार बिकती है ना, तो वो गैप को कहते हैं वैल्यू एडिशन। और गवर्नमेंट ने कहा है कि उस वैल्यू एडिशन, जो एडिशनल वैल्यू आप क्रिएट करते हो हमारे देश के मिनरल्स और उसको इस्तेमाल करके, उसके ऊपर मैं 4 या 5% पर एनम आपको कैश दे दूंगा हाथ में, ताकि आप फर्स्ट 5 इयर्स बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस मत सोचिए, कारखाना लगाइए इधर, फिर 5 साल के बाद ये सब होने के बाद आपकी बिजनेस स्टेबलाइज हो जाएगी, तब आप प्रॉफिट पाना आपको। तो गवर्नमेंट ये एक्चुअल कॉस्ट कर रही है, और ये अभी उसके बाद रोज अनाउंसमेंट आ रही है, शायद आज वो करीबन 20 के करीब भी पहुंच सकती है। कौन से हैं सेक्टर? देखिए, मैंने ऑटो की बात करी, मोबाइल, तो यहाँ पे उम्मीद क्या है कि 2027 यानी 5 साल की टाइम फ्रेम तक ये पीएलआई स्कीम के जरिए करीबन 150 बिलियन डॉलर नई सेल्स, उसमें 70 बिलियन डॉलर वैल्यू एडिशन इंडियन इकोनॉमी में होगी, राइट। तो समझिए कि ये वैल्यू एडिशन कहाँ पे जाता है? अरे लेबर कॉस्ट में जाता है, हमारे लेबर को तनख्वाह वो भी वैल्यू एडिशन में आती है ना। तो ये एक बहुत जबरदस्त स्कीम है, क्योंकि चाइना से जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको पूरे के पूरे फायदा उठाने के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। ये बहुत सक्सेसफुल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने देखा होगा, एप्पल और सैमसंग जो कि 60% दुनिया की मोबाइल फोन करते हैं, उनके करीबन 22 कंपनियां इंडिया में आके अपना मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करने की डिसीजन ले लिया है पीएलआई स्कीम के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ा बूस्टर है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कारखाने लगेंगे तो सीमेंट स्टील उसकी डिमांड होगी, कैपिटल गुड्स लगेंगे, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स की काम आएगी, उसके बाद लेबर जनरेशन होगा, उसके बाद एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म गेम चेंजर है हमारे देश के लिए, जो गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने किया है। तीसरी बात, एनआईपी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, यानी गवर्नमेंट जो रोड रेलवे ये सब में खर्चा कर रही है, आपको पता है ना, 100 लाख करोड़ की उम्मीद है। तो इसमें कहाँ पैसा जा रहा है? एनर्जी, यहाँ पे पाई चार्ट में मैंने देखा, एनर्जी, अर्बन और रोड एंड रेलवेज, यही 4 सेक्टर आपको करीबन 70% टोटल यानी 70 लाख करोड़ यहाँ पे खर्चा होना है। तो इससे भी आप देखिए मल्टीप्लायर इफेक्ट कहाँ आएगा, रोड में टार, कंक्रीट रोड में स्टील और कंक्रीट, लेबर, सैंड, राइट, ये सब बिजनेसेस को आपको बूस्ट मिलेगी एनआईपी के थ्रू। तो ये 3 स्ट्रक्चरल पॉजिटिव, राइट। इसके पीछे है उम्मीद क्या? एफडीआई। एफडीआई को लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? पहले उन्होंने टैक्स रेट को भयंकर कटवाया। 35% की जो टैक्स रेट थी 2 साल पहले, उन्होंने 17% तक गिराकर, पूरे वर्ल्ड में हमारी बेस्ट है, सिंगापुर और हम दोनों 17% के करीब में है। तो बहुत सस्ता टैक्स रेट एक फॉरेन मैन्युफैक्चरर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आने के लिए किया गया है। इसके साथ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो ऑलरेडी काम किया है, हमने एफडीआई लिमिट को जो लिबरलाइज किया है, हमने लाइसेंसिंग पॉलिसी को लिबरलाइज किया है, हमने पब्लिक सेक्टर से ओपन अप किया है प्राइवेट सेक्टर को कितने क्षेत्र, हमने रोड रेलवे एयरपोर्ट पोर्ट्स में कितना हमने खर्चा करके आसान किया है। ये सब कुल मिला के हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को करीबन 80 रैंक ऊपर 5 साल पहले से आज कंपेयर करें, तो हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना इंप्रूवमेंट दिखा रही है। तो नेचुरली एक फॉरेनर 5 साल पहले उसने इंडिया को देखे रिजेक्ट किया होगा इंडिया को, आज वो कहेगा कि अरे इतना इंप्रूवमेंट है तो मैं इंडिया आ जाता हूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एफडीआई को अट्रैक्ट करने की। इसके साथ अपॉर्चुनिटी आती है चाइना के कारण। हमारी स्ट्रक्चरल एडवांटेज है तो उनके लिए स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज है क्या? उनकी एजिंग पॉपुलेशन, यानी वर्किंग फोर्स में से उनको लाल लाइन जो दिख रहा है 2017 से उनकी लेबर डिक्लाइन हो रही है। मगर हमारी 2050 साल यानी 30 साल और तक हमारी लेबर सप्लाई बढ़ रही है, उसके बाद हमारी गिरावट शुरू होगी। यानी 30 साल के लिए हमारे पास लेबर सप्लाई का गारंटी है, कोई भी मैन्युफैक्चर यहाँ आ रहा है तो। नॉट ओनली सप्लाई की गारंटी है, कॉस्ट की एडवांटेज भी है, क्योंकि
चाइना की पर कैपिटा जीडीपी यानी पर कैपिटा इनकम $10,000 के करीब है, हमारी आज $2,000 के करीब है, यानी 5 गुना महंगा है चाइनीज लेबर। तो एक तरफ सस्ता लेबर, एक तरफ ढेर सारा लेबर, तो लेबर की एडवांटेज सुपर इंडिया में है, इसलिए ये पीएलआई स्कीम में गवर्नमेंट ने इतना ध्यान दिया है, क्योंकि हमारे लिए इनको एम्प्लॉयमेंट देना बहुत बढ़िया एक रिक्वायरमेंट है। तो ओवरऑल आज इंडिया की स्थिति, इसके कारण फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस, टैक्स रेट के जरिए, पीपल स्किल्स और अवेलेबिलिटी अभी बात किया, और बिजनेस एनवायरनमेंट जिसको हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देख सकते हैं, ये तीनों को अगर कुछ आंकड़े दे और पॉइंट्स दे तो इंडिया इज अमंग द मोस्ट अट्रैक्टिव ग्लोबली फॉर फॉरेनर्स टू कम। तो ये एक स्ट्रक्चरल पॉजिटिव इंडिया के लिए है जो फॉरेनर्स को दिख रहा है, इसलिए वो हमारे मार्केट में निवेश कर रहे हैं, राइट। क्योंकि कोविड के कारण जो भी लोग ये चाइना स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज देख रहे थे, अब कोविड के कारण उनकी इच्छा जो थी चाइना से बाहर में कुछ सेटअप करो, वो बढ़ गई है। 44% लोग कह रहे हैं कि कोविड के कारण मेरी रिलोकेशन की इंटेंशन और भी बढ़ गई है, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम नया फैसिलिटीज नए देश में इंस्टीट्यूट करेंगे। तो इसी को कहते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, जो इंडिया भी अडॉप्ट कर रही है। तो वो ही इकोनॉमी की एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आउटलुक। अब मार्केट की ओर ध्यान देते हैं, तो मार्केट में पहले बजट को देखा था, तो बजट की रिएक्शन देखते हैं। इसमें खास चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बजट का सिंगल डे रिएक्शन है मार्केट का, बजट डे अनाउंसमेंट के बाद मार्केट की रिएक्शन। तो लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है आपको, मैंने लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स इन को बताया है। क्या दिख रहा है, लार्ज कैप इंडेक्स की बढ़त बहुत जबरदस्त थी उस दिन, और स्मॉल कैप की खरीदो, यानी उस दिन बढ़त हुई थी, एफआईआई ने तालियां देकर स्वागत किया था। मगर एक इंपॉर्टेंट चीज राइट हैंड साइड में देखिए, उस दिन की सेक्टोरल इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखिए आप, वो एक दिन में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा बढ़त, फाइनेंशियल सर्विस, राइट, उस दिन। फिर नीचे देखिए साइक्लिकल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, यानी बजट की कैपेक्स ओरिएंटेशन फॉरेनर्स समझ गए और उन्होंने अपना एलोकेशन उसी दिन कर दिया। और कहा कम ग्रोथ थी, आईटी और टेक जो सेफ सेक्टर्स है, फार्मा और हेल्थ केयर 0.3% ही। तो क्लियरली उस दिन बजट के कारण एक शिफ्ट हुआ है, फॉरेनर्स ने ही, उन्होंने मार्केट को बढ़ाया था उस दिन लार्ज कैप का इंडेक्स, बट सेक्टर एलोकेशन बदल दिया। तो फिर अगले 3 हफ्ते में, मैंने 3 हफ्ते तक की डेटा लिया है, उसके बाद भी कर सकते हैं, क्या हुआ देखिए। ये है बजट, यानी 28 जनवरी बजट के प्री दिन से 22 फरवरी, 3 हफ्तों में क्या हुआ। अब देखिए सेंसेक्स का परफॉर्मेंस क्या हुआ, स्मॉल कैप इंडेक्स नंबर 1 पे आ गया, मिड कैप नंबर 2, उसके बाद लार्ज कैप। क्या हुआ, क्योंकि एक तरफ फॉरेनर्स ने ही अपना थोड़ा डाउनस्ट्रीम किया, म्यूचुअल फंड्स ने भी आके खरीदारी यहाँ पर की। क्यों, जो ट्रेंड वो दिख रही थी साइक्लिकल और इंडस्ट्रियल, वो तो ज्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप में होते हैं। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में आइए और देखिए आप कि क्या आपको दिख रहा है, राइट। बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर कौन सी, पावर, सेकंड रियल्टी, 3 मेटल, 4 कैपिटल गुड्स। सो ये सब देखिए साइक्लिकल सेक्टर्स ने डोमिनेट किया, तो ज्यादातर कंपनियां वहां पे स्मॉल मिड कैप में हैं, तो ये कोरिलेशन दिख रहा है। फिर आई बैंकिंग, यानी बैंकिंग में नंबर 1 नहीं, बट फिर भी दिलचस्पी थी बैंकिंग में, क्योंकि ये सब आरबीआई के एक्शंस, और गवर्नमेंट ने भी क्या बैड बैंक का अनाउंसमेंट किया, 20,000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन का अनाउंसमेंट किया, कुछ मर्जर्स की अनाउंसमेंट की, और स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट की बात की। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए भी पॉजिटिव रहा। तो क्या डाउन में थे, लोएस्ट आईटी और टेक -5%, हेल्थ केयर -1.5% चेंज। सो देख रहे हैं आप कि कैसे मार्केट में एक चेंज हो रहा है, कि एक सेफ्टी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो से एक रिस्क ओरिएंटेड पोर्टफोलियो, स्मॉल एंड मिड कैप की बड़ा हैंडओवर दिख रही है ऑफ लीडरशिप फ्रॉम सेफ्टी टू रिस्क, राइट। तो इस चीज को एक मिनट आप इंडेक्स के जरिए देखें, तो खास चीज मैं क्या बताऊंगा आपको, कि दिसंबर 17 से हम कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि सबको पता है मार्केट का पीक वही था। तो तब की पी रेशो, फॉरवर्ड पी रेशो क्या थी, 18 थी निफ्टी की, 24 थी मिड कैप की, और स्मॉल कैप की 20, यानी हाईएस्ट लेवल्स पे थे। आज की लेवल करंट मैंने दिखाया, और लास्ट लाइन में देखिए पी का क्या है हुआ है। तो निफ्टी का पी रेशो 5
5.7 एक्सपैंड हुआ है, मिड कैप का अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, यानी 3.3 नेगेटिव अभी भी है लाइफ टाइम हाई वैल्यूएशन से। स्मॉल कैप करीबन उस लेवल पे पहुंच गया है। तो एक बात ये नोट कीजिए, यानी और भी जूस है मिड कैप सेक्टर में बढ़त के लिए। सेकंड, नीचे देखिए, अभी भी रिलेटिव, मैंने वो हर इंडेक्स को अपने हिसाब से कंपेयर किया फर्स्ट टेबल में, नीचे वाले टेबल में क्रॉस टेबल में कंपेयर कर रहा हूँ, यानी फॉरवर्ड डिस्काउंट, प्रीमियम डिस्काउंट ओवर निफ्टी। तो अभी भी क्या है, करंट लेवल पे देखें तो मिड कैप इंडेक्स 12% डिस्काउंट पे चल रहा है निफ्टी के साथ, और स्मॉल कैप इंडेक्स करीबन 14% डिस्काउंट पे चल रहा है। तो अभी भी स्मॉल एंड मिड कैप में थोड़ा वैल्यू है। तो यही चीज मैं अपना यूजुअल ग्राफ है ना, ये आपने देखा होगा पहले ही कि बुल फेस बैर फेस, बुल फेस बैर फेस हमारी इकोनॉमी की फेस होती है। तो जैसे पता है आपको, फेस वन बुल फेस था 2003 से 8, तो क्या होता था, स्मॉल कैप का 1427% ग्रोथ, नहीं 14 टाइम्स, मिड कैप का 9 टाइम्स, और सेंसेक्स का 5 टाइम्स। यानी जब इकोनॉमी बुल रन में होती है तो स्मॉल कैप डज बेटर देन मिड कैप डज बेटर देन लार्ज कैप। अगले फेज में देखिए, सेकंड में क्या हुआ, पलट, क्योंकि इकोनॉमी डाउनटाउन में चली गई थी, तो क्या हुआ, सेंसेक्स फ्लैट था, मिड कैप इंडेक्स की गिरावट 38%, स्मॉल कैप की गिरावट 56%। यानी इकोनॉमी की अच्छी हालत में स्मॉल कैप सबसे बेहतर, इकोनॉमी की बुरी हालत में लार्ज कैप सबसे बेहतर, राइट। तो अब आइए ये लास्ट टेबल में, फेज 5, यानी जो मार्च में कोविड के कारण मार्केट में गिरावट आई थी, उससे मैंने ऊपर ग्राफ में देखिए एक वी शेप रिकवरी आ गई है। मगर खास चीज क्या है कि लार्ज कैप की बढ़त 78, मिड कैप की बढ़त 86, स्मॉल कैप की 100, यानी करीबन 20% की फासला ही है तीनों में। यानी जो इकोनॉमिक रिकवरी आने वाली है उसको अभी तक मार्केट ने फुल्ली प्राइस नहीं किया है स्मॉल कैप और मिड कैप क्षेत्र में, साफ आपको दिख रहा है। तो ऐसी हालत में आउटलुक तो आपको पता है कि कहाँ पे पैसा लगाना है, मैं Q&A में आपको आंसर करूंगा। मगर ओवरऑल आउटलुक जब तक मैंने बात किया, इसको मैंने समराइज किया है, मैं हर लाइन को नहीं पढ़ूंगा अभी तक, मैं उसको ऐसे ही छोड़ता हूँ। 2 मिनट के लिए आप देख लीजिए, सभी जो बात मैंने कही यहीं पे लिखा है। फिर नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ मैं, कैपेक्स की बात की, हाउसिंग PLI, सब जो बात किया मैंने जस्ट समराइज किया है आपके लिए। और फिर फाइनली आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या रिस्क हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट तो रोज बढ़ रही है, तो क्या रिस्क हो सकता है कुछ करेक्शन का, ये उनका, उसको आपको जानने की जरूरत है कि क्या रिस्क फैक्टर्स आ सकते हैं जो हमारे मार्केट को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। पहली चीज, जैसे महाराष्ट्र और केरला में हो रहा है, कोविड इन्फेक्शन सभी क्षेत्रों में बढ़ने लगे हैं, तो नेचुरली इकोनॉमी के लिए, रिकवरी के लिए वो नेगेटिव न्यूज है। सेकंड, डॉलर की स्ट्रेंथ। डॉलर की स्ट्रेंथ कब होगी, जब एक अमेरिकन इकोनॉमी बहुत जबरदस्त रिकवरी दिखाए तो डॉलर की स्ट्रेंथ होगी। तो डॉलर की स्ट्रेंथ क्या होगा कि लिक्विडिटी सब अमेरिका में जा पहुंचेगा, तो जो बाहर आ रही थी अमेरिका से वो वापस रिवर्स होकर अमेरिका में जाएगी, तो वो स्टॉक मार्केट के लिए हमारे लिए रिस्क है। नीचे, अगर डॉलर का अगेंस्ट ऑल कंट्रीज बट स्पेसिफिकली रुपी का अगर वीकनिंग हुआ, क्यों हो सकता है मैं बताता हूँ, 2 मिनट वेट कीजिए। अगर रुपी का वीकनिंग होगा तो हमारे लिए क्या होता है, क्रूड इंपोर्टेड आइटम है, बहुत पार्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी इंपोर्ट, क्योंकि हम ट्रेड डेफिसिट चलाते हैं ना, इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट से, तो रुपए की वीकनिंग जो एक्सपोर्ट के लिए सपोर्ट होगी, मगर इंपोर्ट ज्यादा होने के कारण इकोनॉमी में उसका नेगेटिव असर आ सकता है। फिर ऊपर देखिए, कमोडिटी प्राइसेस अगर बढ़ने लगे, एक चीज हो सकती है कि अमेरिका की रिकवरी या चाइना की बहुत जबरदस्त ग्रोथ के कारण कमोडिटी इन्फ्लेशन होता है, तो वो इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा हमारे देश में भी। फिर कमोडिटी प्राइसेस बढ़ेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए उनकी मार्जिन कम हो सकती है, EPS की ग्रोथ कम हो सकती है, वो एक रिस्क है। नीचे, अगर इंडिया में बैड मानसून हो गया, तो 2 मानसून अच्छे चले, ये वाला मानसून अगर बैड हो गया तो फूड प्राइसेस बढ़ सकते हैं, कमोडिटी प्राइस की इन्फ्लेशन होगी, और अगर क्रूड प्राइसेस भी बढ़ने लगे, तो इंडिया 80% क्रूड एक्सपोर्ट करता है, तो वो एक रिस्क फैक्टर है इकोनॉमी के लिए। मानसून की आउटलुक भी हमें ध्यान रखना होगा। फिर वापस ऊपर चलते हैं लास्ट ब्लॉक में, अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ने लगी, तो एक तरफ ग्रोथ, उसके साथ इन्फ्लेशन, तो फिर क्या होगा, फेड भी अपना इजी लिक्विडिटी फंड को रिवर्स करके, जो 2013 में उन्होंने किया था टेपरिंग, वापस टेपरिंग की बात आएगी और बॉन्ड परचेज को पैर बैक करेंगे, तो लिक्विडिटी ड्राइव होगा,
तो स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली उसका असर आ सकता है। सिमिलरली इंडिया में ये कमोडिटी इन्फ्लेशन के कारण आरबीआई भी जो अभी तक ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है, उसका भी ध्यान अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में गया तो वो भी लिक्विडिटी पैक करके इंटरेस्ट रेट्स को हाइक करने लगी, तो वो भी एक नेगेटिव। तो ध्यान में रखिए ये सब रिस्क है, जो कि हमारी एक पॉजिटिव थीसिस है इकोनॉमी के बारे में, जिसको थोड़ा एक कट दे सकते हैं। ये सब चीज है जिसको ध्यान में रखना चाहिए आपको आने वाले दिन में। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। तो हमारी जो पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी होगी वो साफ साफ यहाँ पे दिखती है कि ऑन दिस बेसिस हमारी होगी ग्रोथ फोकस, बट वैल्यूएशन पे भी हम ध्यान रखेंगे, इन्वेस्टमेंट साइकिल की रिसर्जेंस और वो सेकुलर कंजम्पशन स्टोरी को प्ले करेंगे। तो डोमेस्टिक ग्रोथ की रिकवरी हम क्वालिटी फाइनेंशियल स्टॉक्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो, बिल्डिंग मटेरियल्स, ऑटो और इंडस्ट्रियल्स में हम बिल्ड करेंगे। और ग्लोबल अगर रिकवरी हो रही है उसको हम मेटल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, ऑटो एंसिलरी और आईटी सर्विसेज को प्ले करेंगे। इंडियन आईटी कंपनीज की आउटलुक हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ये क्लाउड में जो माइग्रेशन हो रही है और डिजिटल में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उससे जरूर उनको फायदा मिल सकता है। वैसे हम मिड एंड स्मॉल कैप्स की पार्टिसिपेशन अभी बढ़ते हुए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंप्रूव होते हुए देख रहे हैं, राइट। तो ये थी हमारी पोर्टफोलियो की स्ट्रेटजी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.